हेलो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो आज अपन रिवाइज करने जा रहे हैं इंड एस 1 सीए फाइनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग। तो अब देखो हम क्या करेंगे, अब फिनेंशियल रिपोर्टिंग की थोड़ी थोड़ी रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। मैं ट्राई करूँगा मैक्सिमम रिवीजन वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दूँ, लेकिन कैन नॉट गारंटी। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं अपने रेगुलर कोर्स में वो चैप्टर्स कराते जाऊँगा वैसे वैसे मैं यहाँ पे अपलोड करता जाऊँगा। तो फॉर समराइजेशन ऑफ द एंटायर कॉन्सेप्ट आई विल अपलोड द रिविजन वीडियोज ऑन यूट्यूब। तो अब देखो अपन स्टार्ट करते हैं इंड एस 1 के साथ। इंड एस 1, व्हाट डू यू मीन बाय इंड एस? इंड एस इज द कन्वर्जेंस ऑफ IFRS। ठीक है, इट इज़ नॉट द अडॉप्शन। अडॉप्शन मतलब क्या होता है, जो वहाँ पे लिखा था हमने सेम टू सेम लिख दिया, दैट इज़ नोन एज अडॉप्शन। लेकिन हमने जो वहाँ पे लिखा था हमने इंडियन सिनेरियो देखा और उसमें कुछ बहुत चेंजेस किए और फिर लिखा, उसे हमने बोला इंड एस। ठीक है, तो इट इज़ द कन्वर्जेंस ऑफ IFRS। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, देयर वर सम कार्विन और कार्व आउट। कार्विन क्या होते हैं, जो वहाँ पे नहीं था तब भी हमने लिख दिया, जैसे अपेंडिक्स सी ऑफ इंड एस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन, जहाँ पे कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। अभी आपको ज़्यादा नहीं समझ आएगा, अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया तो समझ जाओगे आप। ठीक है, तो जो चीज़ वहाँ पे नहीं थी तो आपने यहाँ पे लिख दिया, दैट इज नोन एज कार्विन। जो वहाँ पे थी उससे आपने चेंज कर दिया, यह चीज़ वो लिखी नहीं, तो दैट इज नोन एज कार्व आउट। ठीक है, जैसे इंड एस 1 में कार्व आउट है। जैसे ब्रीच ऑफ लोन में अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो ब्रीच ऑफ लोन हुआ और वो ब्रीच रेक्टिफाई, मतलब बैंक वाला मान जाता है नॉट टू डिमांड पेमेंट। अगर वो आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट भी मान जाता है तो एज पर IFRS तो वो होता है करंट लाइबिलिटी, बट एज पर इंड एस दिस इज अ नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो देखो अगर ब्रीच ऑफ लोन हुआ, आपने आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड बैंक के साथ एग्रीमेंट कर लिया दैट द बैंक विल नॉट डिमांड इमीडिएट पेमेंट, तो फिर एज पर IFRS इट विल बी करंट लाइबिलिटी, क्योंकि आपका डिफॉल्ट था ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट डेट, जिसकी वजह से लोन बिकम रीपेबल ऑन डिमांड। बट एज पर इंड एस के हिसाब से क्या होगा, दिस बिकम्स एन एडजस्टिंग इवेंट एंड हालांकि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, लेकिन स्पेसिफिकली इंड एस 10 ने बोला कि दिस विल बी अकाउंटेड फॉर एज अ दिस इज एन एडजस्टिंग इवेंट एंड द लाइबिलिटी विल बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट। पता है इसका रीजन क्या है? हमने देखा हमारे यहाँ पे तो बंदे रोज ही डिफॉल्ट करते हैं, साला कभी बैंक का हमेशा डिफॉल्ट होता है। तो हमारे इंड एस सेटर्स को पता था हमारे बंदे हमेशा डिफॉल्टर्स है, तो उन्होंने प्रोविजन लाया कि अगर वो आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड भी बैंकर्स के साथ अगर एग्रीमेंट कर लेते हैं दैट द बैंक विल नॉट डिमांड इमीडिएट पेमेंट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ब्रीच, देन ऑल्सो द लाइबिलिटी विल बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट। ऑल्दो IFRS की पोजीशन थोड़ी सी डिफरेंट है, इट सेज दैट द लाइबिलिटी विल बी क्लासिफाइड एज करंट। जब हम आगे बढ़ेंगे तो और डिटेल में समझेंगे। तो जो चीज़ वहाँ पे लिखी है यहाँ पे नहीं है, जो चीज़ वहाँ पे लिखी है यहाँ पे नहीं है, इसे हम बोलते हैं कार्व आउट। जो चीज़ वहाँ पे नहीं है यहाँ पे है, मतलब वहाँ पे नहीं है मतलब IFRS में नहीं है, इंड एस में है, दैट इज नॉन एज कार्बन। ठीक है, और अगर आपको आपके पास दो ऑप्शन दे रखे थे IFRS में, लेकिन आपने इंड एस में एक ही ऑप्शन दिया, तो क्या वो कार्बन है या कार्व आउट है या दोनों में से कुछ भी नहीं है? तो जवाब है दोनों में से कुछ नहीं है। एग्जांपल इंड एस 40, IFRS ऑप्शन देता है या तो आप फेयर वैल्यू पे कर लो या कॉस्ट पे कर लो, लेकिन हमारे इंड एस 40 ने क्या बोला, इंड एस 40 ने बोला, IAS 40 बोलता है, IAS 40 क्या बोलता है, या तो फेयर वैल्यू ले लो या कॉस्ट ले लो। ठीक है, लेकिन हमारे इंड एस 40 ने बोला सिर्फ कॉस्ट लेना, दिस इज नीदर कार्बन नॉर कार्व आउट, क्योंकि हमने जो ऑप्शन था वहाँ के ऑप्शन को खत्म किया है। हमने वहाँ पे जो चीज़ लिखी थी उसे ऐसा नहीं बोला कि डिफरेंट होना है, अगर हम बोल देते डिफरेंट है तो वो बन जाता कार्व आउट। ठीक है, लेकिन जहाँ पे ऑप्शन दे रखा था और हमने बोला कि भाई इस ऑप्शन में से हम सिर्फ एक ही चीज़ लेंगे, तो हमने उसे क्या बोला, दैट इज नीदर कार्बन नॉर कार्व आउट। तो ध्यान से एग्जाम्पल समझना, अगर IFRS में है इंड एस में नहीं है तो दिस इज नोन एज कार्व आउट। ठीक है, एग्जांपल हो गया रेफर इंड एस 1 का ब्रीच ऑफ लोन का एग्जांपल, जहाँ पे लोन का ब्रीच हुआ, एग्रीमेंट विद द बैंकर्स हुआ आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर इशू। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इशू मेरा बैंकर्स के साथ एग्रीमेंट हो गया कि बैंक विल नॉट डिमांड इमीडिएट पेमेंट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ब्रीच, तब भी मैं क्या क्लासीफाई करूंगा, मैं इसे नॉन करंट क्लासीफाई करूंगा, ऑल्दो वो करंट लाइबिलिटी बन चुका है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं रोड मैप फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंड एस। बड़ा सिंपल है, फेज 1 में वो एंटिटीज कवर थी जिसका या तो वो लिस्टेड या तो चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, लेकिन अगर उसकी नेटवर्थ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 500 करोड़ है और इनकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट जेवी, वो भी आपकी फेज 1 में कवर थी। फेज 2 में कौन सी एंटिटीज कवर थी, सारी लिस्टेड एंटिटीज जो ऊपर नहीं कवर हो पाई, तो सारी लिस्टेड एंटिटी आ गई, और फेज 2 में वो अनलिस्टेड एंटिटीज आ गई जिनकी नेटवर्थ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 250 करोड़ है और इसकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट जेवी भी कवर हो गई। अब अपन चलते हैं शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 डिवीजन 1 AS बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिवीजन 2 इंड एस बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट देता है, डिवीजन 3 NBFC
NBFC का फॉर्मेट देता है। तो डिवीजन 1 में इंडियस बेस्ड फाइनेंशियल है, डिवीजन 2 में इंडियस बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और डिवीजन 3 में NBFC के इंडियस बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अब अपन चलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, SOT, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट्स, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन एंड बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड। लेट्स सपोज एग्जांपल क्या है, 31 मार्च 21 की बैलेंस शीट बन रही है, इसका प्रीसीडिंग पीरियड हुआ 31 मार्च 20, लेकिन एट द बिगिनिंग का मतलब क्या हुआ, 1 अप्रैल 19 को हमें तब बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, तब या तो हम अकाउंटिंग पॉलिसी को रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर रहे हैं या फिर कोई रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या डिपार्चर कर सकते हैं इंडिया से? हाँ, कर सकते हैं, जब वो डिपार्चर गिव्स मोर ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, एंड अब हम क्या लिखते हैं, हम ये बताते हैं कि किस इंडिया से हमने डिपार्ट किया है, क्या नेचर ऑफ डिपार्चर है, क्या ट्रीटमेंट इंडिया से रिक्वायर करता था, कोई ये ट्रीटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देता, और क्या एक्चुअल में हमने ट्रीटमेंट मतलब क्या हमने ट्रीटमेंट एक्चुअल में अडॉप्ट किया है। तो कौन से इंडियस का हमने नॉन कंप्लायंस किया है, क्या नेचर ऑफ डिपार्चर है, क्या ट्रीटमेंट इंडियस बताता, क्यों इंडियस वाला ट्रीटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देता, और हमने एक्चुअल में क्या ट्रीटमेंट अडॉप्ट किया है। ठीक है, और हमें इसका फिनेंशियल इफेक्ट भी बताना पड़ेगा फॉर ईच पीरियड प्रेजेंटेड। ठीक है, हमें कि इसका फिनेंशियल इफेक्ट क्या होगा ऑफ द डिपार्चर ऑन ईच आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, और मैनेजमेंट्स कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल इंडियस एक्सेप्ट डिपार्चर फ्रॉम अ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। तो मैनेजमेंट बोलेगा कि हमने सारे इंडियस को कंप्लाई किया है एक्सेप्ट द पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट दैट वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट दैट इज रिक्वायर्ड एज पर इंडियस। तो हम कर सकते हैं इफ इट इज क्या बोलते हैं उसे, हम डिपार्चर कर सकते, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, इफ इट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, अब अपन चलते हैं कि गोइंग कंसर्न, हम हमेशा मानते हैं कि दैट द एंटिटी विल कंटिन्यू इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, तो हम एटलीस्ट 12 मंथ्स हमारी असेसमेंट में कवर करते हैं कि एंटिटी आने वाले अगले 12 महीने तो मिनिमम चलेगा ही चलेगा। लेकिन अगर मान लो मुझे पता है एंटिटी अगले 18 महीने में बंद होने वाला है, तो अगर मुझे ऐसा पता है, अभी से पता है कि 18 महीने में बंद होने वाला है, तो ये हम ये नहीं मानेंगे, देखो यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है कि हम एटलीस्ट 12 महीने देखते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि कंपनी चलेगा। ठीक है, लेकिन दिस इज एटलीस्ट, तो हम ज़्यादा भी दे सकते हैं। अगर हमें पता है 18 महीने बाद कंपनी ने बंद होना है, तो फिर हम ये मानेंगे कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड नहीं है और हमें कैश बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो इसके लिए रेफर इलस्ट्रेशन 2 है, वो भी हम अभी कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी मैं साथ साथ में इलस्ट्रेशंस भी कवर करते जाता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में हमारा क्या है, सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1 में बड़ा सिंपल सी बात है कि क्या ऑडिटर अगर क्वालिफिकेशन देता है, ऑडिटर ने क्या किया, बोला कि इस इंडियस से आपने डिपार्चर किया, तो उसने क्वालिफिकेशन दे दिया, लेकिन क्या मैनेजमेंट तब भी दे सकता है कि उसने इंडियस के सारे इंडियस का कंप्लायंस किया है? तो जवाब है हाँ भाई, क्या पता ऑडिटर से गलती हो रही हो, क्या पता ऑडिटर की क्वालिफिकेशन करेक्ट ना हो, तो अगर मैनेजमेंट को लगता है कि भाई हमने इंडियस कंप्लाई किया है, तो मैं एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व स्टेटमेंट दे सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो अब अपन चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 में बड़ी सिंपल सी बात है भाई साहब, यहाँ पे क्या हुआ, एक पहले लार्ज मैन्युफैक्चरर था जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाता था। ठीक है, तो पहले क्या था कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट टैरिफ्स थे। ठीक है, तो सारे बंदे डोमेस्टिक प्रोडक्ट परचेज करते थे, लेकिन अब क्या हुआ, इस वाले बजट में इम्पोर्ट टैरिफ्स हटा दिए गए। तो इस वजह से क्या हुआ, इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि अब सारे बंदे इंपोर्ट करने लग गए। लेकिन अब क्या हुआ, अब इन्होंने गवर्नमेंट के पास गए, इन्होंने बोला कि हमारा तो लॉस आ रहा है इस वजह से, तो आप क्या करो, वापस से ये इंपोर्ट टैरिफ्स लगाओ, इंपोर्ट टैरिफ लगाओ 10% पे। पहले कितने इंपोर्ट टैरिफ लगते थे, 40% पे। ठीक है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने बोला हम लगा तो देंगे, लेकिन सिर्फ 10% लाएंगे। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, अब देखो डाउट तो है कि गोइंग कंसर्न, अगर ऐसे ही अगर ये टैरिफ रेट नहीं आते तो एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं रहती, कोई एंटिटी क्योंकि कोई भी बंदा डोमेस्टिक प्रोडक्ट परचेज नहीं करता। लेकिन अब गवर्नमेंट ने वादा किया है कि 10% के हम टैरिफ लगा देंगे, तो फिर हम ये मान सकते हैं कि एंटिटी गोइंग कंसर्न तो है, लेकिन देयर इज अ मटीरियल अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या है कि गवर्नमेंट क्या पता फ्यूचर में टैरिफ्स ना लगाए। ठीक है, तो हम इसे नोट्स में लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट एट 31 March 7 द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस। हाउएवर मैनेजमेंट असेसमेंट अज्यूम्स कि दैट द गवर्नमेंट will reintroduce लिमिटेड प्लास्टिक इंपोर्ट टैरिफ, कितने परसेंटेज से, 10% से वो टैरिफ लगा देगा, एंड दैट द करेंसी विल नॉट
करेंसी विल रिमेन कांस्टेंट, मतलब करेंसी में क्या होगा, ज़्यादा एप्रिशिएशन नहीं होगा। अगर हमारा रुपी एप्रिशिएट हो जाएगा ना तो ऑब्वियस सी बात है $8 के लिए मुझे, लेट्स सपोज रुपी कब एप्रिशिएट होता है, $8 का, अगर मान लो $8 अभी 75 रुपये है, रुपी कब एप्रिशिएट हुआ, जब $8 70 हो गया। तो अब मुझे अगर मान लो इंपोर्ट करना है माल, तो भाई मुझे अब तो 70 रुपये देने पड़ रहे हैं $8 के लिए, तो भाई मेरे लिए क्या हो गया, रुपी एप्रिशिएट होता है ना, तो भाई इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। तो एंड आई ऑल्सो अज्यूम दैट द करेंसी विल रिमेन कांस्टेंट। तो मेरी 2 अजम्पशन है गोइंग कंसर्न असेसमेंट में, ठीक है। मैंने 2 अजम्पशन लिए, एक तो गवर्नमेंट री इंट्रोड्यूस कर देगी इंपोर्ट टैरिफ्स, प्लस करेंसी फ्लक्चुएशन विल रिमेन कांस्टेंट, तभी मैं मानता हूं कि मैं गोइंग कंसर्न रहूंगा, ठीक है। तो देयर इज अ मटीरियल अनसर्टेनिटी, अभी मैं मान तो रहा हूं कि मैं अगले 12 महीने चलूंगा ही चलूंगा, ठीक है, लेकिन देयर इज अ मटीरियल अनसर्टेनिटी ऑल्सो, ठीक है। अब चलते हैं मटीरियलिटी एंड एग्रीगेशन। तो हर मटीरियल क्लास ऑफ सिमिलर आइटम्स को हमें मतलब एंटिटी शैल प्रेजेंट सेपरेटली ईच मटीरियल क्लास ऑफ सिमिलर आइटम एंड एंटिटी शैल प्रेजेंट सेपरेटली आइटम्स ऑफ अ डिसिमिलर नेचर और फंक्शन अनलेस दे आर इमटीरियल एक्सेप्ट व्हेन दे आर रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो बड़ा सिंपल सा चार्ट है इसमें। तो अगर कोई भी मटीरियल है तो उसे सेपरेटली प्रेजेंट करो, कोई चीज़ अगर इमटीरियल है तो आप उसे क्लब कर सकते हो, लेकिन अगर वो रिक्वायर्ड बाय लॉ है तो आप उसे मर्ज नहीं कर सकते। एन एंटिटी शैल प्रेजेंट सेपरेटली आइटम्स ऑफ अ डिसिमिलर नेचर, है ना, अनलेस दे आर इमटीरियल एक्सेप्ट व्हेन रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो अगर कोई चीज़ मटीरियल है तो उसे सेपरेटली डिस्क्लोज करो, कोई चीज़ इमटीरियल है तो उसे मर्ज कर सकते हो, लेकिन अगर वो रिक्वायर्ड बाय लॉ है तो आप उसे मर्ज नहीं कर सकते। अब चलते ऑफसेटिंग। ऑफसेटिंग का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 की से। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 में चलते हैं अपन फटाफट। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या है, क्या देखो, अब इसमें क्या होता है, एजेंट है एक, ठीक है, उसने सब एजेंट ले रखे हैं। तो सब एजेंट क्या करता है, इसे बिल रेज करता है, ठीक है ना। तो इफ ऑफसेटिंग ऑफ रेवेन्यू अगेंस्ट एक्सपेंसेस परमिसिबल इन केस ऑफ अ कंपनी एक्टिंग एज एन एजेंट एंड हैविंग सब एजेंट। तो जो सब एजेंट इसे बिल देता है, मतलब खर्चा, मतलब जो एजेंट के लिए खर्चा है, सब एजेंट ने बिल रेज किया, तो क्या वो एजेंट इसे अपने रेवेन्यू से नॉक ऑफ कर सकता है? तो जवाब आया ना, क्योंकि देखो इसके लिए रेवेन्यू क्या है, एजेंसी इनकम, और खर्चा क्या है, सब एजेंसी को जो ये पैसा देता है। तो दोनों अलग अलग दिखने चाहिए, रेवेन्यू से वो नेट ऑफ नहीं होना चाहिए। तो दी ऑफसेटिंग इज नॉट अलाउड। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा ऑफसेटिंग का, ठीक है, कि ऑफसेटिंग हमें मतलब तभी करनी चाहिए जब मतलब एक्चुअल में मतलब क्या बोलते हैं, आइटम्स एकदम सिमिलर है, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। अब हमें एंटिटी को कब तक फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने चाहिए, एटलीस्ट एनुअली फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने चाहिए, ठीक है। तो ये भी अपना हो जाता है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में हमने पढ़ा कि एंटिटी क्या एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट दे सकती है, भले ही ऑडिटर ने क्वालिफिकेशन दिया है, जवाब आया हाँ। लिमिटेड इंपोर्ट टैरिफ्स लगने वाले हैं 40% की वजह से 10% लगने वाले हैं। मैं मानता हूँ कि इसके बेसिस पे मैं अपनी एंटिटी को गोइंग कंसर्न मानता हूँ, बट देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी, तो मुझे डिस्क्लोजर देना पड़ेगा इन दी नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। अब अपन चलते हैं फ्रीक्वेंसी, कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, 2 बैलेंस शीट, 2 P&L, 2 कैश फ्लो, 2 चेंजेस इन इक्विटी एंड रिलेटेड नोट्स। अब अपन इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी कवर कर लेते हैं फटाफट। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या, देखो एजेंट वाला कॉन्सेप्ट समझ आया। एजेंट ने सब एजेंट को अपॉइंट किया, तो सब एजेंट जो बिल रेज कर रहा है, मतलब एजेंट के लिए जो बेसिकली खर्चा है, दैट शुड बी नॉट बी नेटेड ऑफ विद द रेवेन्यू, रादर शुड बी शोन एज एक्सपेंडिचर अगेंस्ट सच रेवेन्यू, ठीक है। अब अपन चलते इलस्ट्रेशन नंबर 4 के अंदर। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या है, ठीक है, at a retail chain acquired a competitor in March 2001 and accounted for the business combination under Ind AS 103 on a provisional basis in 31st March 2001, ठीक है। Accounting was finalized in 2001 and 2 and the provisional fair values were updated. As a result 2001 comparatives were adjusted in 2001-2। देखो अब क्या हुआ, जो comparatives है वो adjust हुए, ठीक है। opening balances as on 1/4/2010 वो रीस्टेट नहीं हुए, ठीक है। तो क्या हमें ओपनिंग बैलेंस शीट की जरूरत है? तो नहीं है, क्योंकि हमने रीस्टेटमेंट क्या करी है, सिर्फ पिछले साल में ही करी है, जो कंपैरेटिव में आ रहा है। हमने एट द बिगनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड नहीं किया कुछ भी चेंज। दस द रीस्टेटमेंट रिक्वायर एन ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि हमने कहाँ पे चेंज किया, जैसे लेट सपोज 2001-2 में आपका ये इस साल का पीरियड है और आपने कंपैरेटिव में दिया 2001, ठीक है। तो अब आपने जो चेंजेस किए 01 में किए, आपने एट द बिगनिंग ऑफ द 01 नहीं किया, मतलब एज ऑन 1/4/2010 मतलब 2000 आपने कोई भी चेंजेस नहीं किए, तो आपको एडिशनल
फिनेंशियल स्टेटमेंट देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब अपन राउंडिंग ऑफ के रूल समझते हैं, बड़ा सिंपल है। अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ से नीचे है तो आपको नियरेस्ट 100, थाउजेंड्स, लैक्स और मिलियंस में राउंड ऑफ करना पड़ता है। अगर आपका टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100 करोड़ है तो आपको लैक्स, मिलियंस और करोड़ में राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो देखो पहले वाले में हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद क्या आता है, 10,000 नहीं आना, लैक आना है, फिर सीधा मिलियन आना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आना है, लैक आना है, मिलियन आना है, करोड़ आना है। यहाँ पे लाइन से है टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100 करोड़, ठीक है। बट दिस इज ऑप्शनल, ठीक है। अगर आप चाहो तो पूरे अमाउंट्स भी डिस्क्लोज कर सकते हो। अब अपन चलते हैं, अब अपन की कोई इलस्ट्रेशन तो नहीं बची ना, ठीक है। अब अपन चलते हैं फटाफट, ये सब डन है अपना। अब अपन चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो कि बताएगा करंट एसेट्स। ओके, तो करंट एसेट्स क्या होते हैं। अब अगर मुझे ये एक्सपेक्टेशन है कि मैं रियलाइज़ कर दूंगा या फिर सेल कर दूंगा या कंज्यूम कर दूंगा, रियलाइज ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए, सेल इन्वेंट्री के लिए, कंजम्पशन रॉ मटेरियल और WIP के लिए, कि अगर मैं इन चीज़ों को रियलाइज़ कर दूंगा, सेल कर दूंगा या कंज्यूम कर दूंगा इन माई नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, तो मुझे करंट एसेट मानना चाहिए। या फिर मैंने इसे प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग रखा है, एग्जाम्पल शेयर्स, ठीक है। या फिर मुझे लगता है कि अगले 12 महीने में मैं इसे रियलाइज़ कर लूँगा, तो ये मेरा करंट एसेट है। तो या तो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल या फिर नेक्स्ट 12 मंथ्स, है ना, या फिर मैंने फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग रख रखा है, या फिर ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है अनलेस इट इज रेस्ट्रिक्टेड। मतलब मान लो कैश तो है लेकिन आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो रखा है और आप उस बैंक अकाउंट से 12 महीने तक पैसा नहीं निकाल सकते, तो फिर वो आपका करंट एसेट नहीं है, रादर वो नॉन करंट एसेट है। अनलेस द एसेट इज रेस्ट्रिक्टेड, एग्जाम्पल बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है फॉर एटलीस्ट 12 मंथ आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। तो देखो बड़ा सिंपल है, करंट एसेट रियलाइज, सेल और कंज्यूम्ड विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग डेट इज अ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक्सेप्ट अगर उसे रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम यूज किया गया है फॉर एटलीस्ट 12 मंथ आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। करंट लाइबिलिटी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में मैं इसे सेटलमेंट कर दूंगा, या फिर इट इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, या फिर इट विल बी सेटल विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दैट द एंटिटी डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट टू डेफर सेटलमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 12 मंथ। इसका एग्जाम्पल क्या है, लेट सपोज एक होल्डिंग कंपनी ने, इसके लिए आप रेफर करना इलस्ट्रेशन नंबर 15, वेरी वेरी ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन, जहाँ पे क्या होता है, OMN लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है MN लिमिटेड। OMN लिमिटेड ने MN लिमिटेड को लोन दे रखा है और लोन की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, दैट द लोन विल बी पेएबल ऑन डिमांड। मतलब जब OMN लिमिटेड पैसा मांगेगा तभी MN लिमिटेड को पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। अब अपन पढ़ रहे हैं करंट लाइबिलिटी का क्लॉज नंबर D, ये बोलता है एंटिटी डज नॉट हैव एन राइट टू अनकंडीशनली डेफर द सेटलमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। तो अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, OMN लिमिटेड तो कंसिडर करेगा, क्या उसकी एक्सपेक्टेशन है कि अगले 12 महीने में उसे ये एसेट रियलाइज हो जाएगा, तो वो उस अकॉर्डिंगली क्लासीफाई करे। देखो एग्जांपल क्या है, OMN लिमिटेड ने लोन दिया MN लिमिटेड को, तो OMN लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये एसेट है, तो एसेट का क्लासिफिकेशन करंट एसेट करे या नॉन करंट करे, वो डिपेंड करता है कि OMN लिमिटेड क्या सोचता है कि भाई ये पैसा रियलाइज करेगा विद इन नेक्स्ट 12 मंथ या फिर नहीं। अगर ये सोचता है कि विद इन नेक्स्ट 12 मंथ रियलाइज करेगा तो क्लासिफिकेशन होना चाहिए करंट, अदरवाइज होना चाहिए नॉन करंट। अब अपन आते बात MN लिमिटेड। MN लिमिटेड does not have an right to unconditionally defer the settlement for a period of at least 12 months, क्योंकि इसे जब भी OMN लिमिटेड पैसा मान लेगा तो इसे देना पड़ेगा, तो भाई he does not have an right to unconditionally defer the settlement for a period of at least 12 months। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा क्या रहेगी, करंट लाइबिलिटी। ये अपना पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये करंट लाइबिलिटी खत्म हो गया। अब अपन आते हैं ब्रीच ऑफ लोन। ब्रीच ऑफ लोन में बड़ा सिंपल सी बात है, दो केसेस में डिस्कशन है। पहला, क्या आपको ग्रेस पीरियड मिला या फिर नहीं मिला, ठीक है। मतलब आपने बैंक से क्या मांगा है, ग्रेस पीरियड मांग रहा है, या फिर आपने बैंक से क्या मांगा है, आपने बोला कि बैंक ये कंडीशन ही भूल जाओ, मतलब हम ये कंडीशन जिंदगी में नहीं कंप्लाई विद कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने बैंक से ग्रेस पीरियड मांगा है, ग्रेस पीरियड कब मांगना चाहिए आपको, बिफोर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। आपने अगर ग्रेस पीरियड मांगा है, कब मांगा है, बिफोर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। तो ग्रेस पीरियड मानना है आपको और बिफोर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड मानना है। कितने टाइम का ग्रेस पीरियड मांगा, अगर आपने 12 महीने का मांगा है आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, तो क्लासिफिकेशन होगा नॉन करंट, अदरवाइज होगा करंट। मतलब अगर आपने ग्रेस पीरियड लिया आफ्टर द एंड ऑफ द, मतलब अप्लाई, मतलब
आपको ग्रेस पीरियड के लिए मानना कब है, बिफोर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। लेकिन कितना टाइम मिला आपको ग्रेस पीरियड का, अगर वो 12 मंथ्स है आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, अगर 12 महीने से बाद का टाइम है तो नॉन करंट हुआ, अदरवाइज वो करंट हुआ। एग्जाम्पल चलते इलस्ट्रेशन नंबर 14 के ऊपर, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 14 पे अपन चल रहे, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 14 बड़ा सिंपल सी बात है। इसमें क्या होना था, दिसंबर 2001 में मैंने लोन लिया, दिसंबर 2005 से रीपेमेंट स्टार्ट होनी थी, 24 मार्च 2002 तक मुझे प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन लाना था, 24 मार्च 2002 तक मुझे प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन लाना था, लेकिन मैं ला नहीं पाया। तो 25 मार्च को हम चले गए बैंक के पास। तो देखो हम कब गए, बिफोर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। हम बैंक के पास कब गए, बिफोर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, और बैंक ने एग्री भी कब किया, बिफोर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि बैंक ने एग्री कब किया, फॉर द पीरियड ऑफ ग्रेस बिफोर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। तो ये सारा मतलब ग्रेस पीरियड की एक्सटेंशन आपने कब मांगी, बिफोर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, और बैंक ने कब माना, बिफोर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। अब आपको ग्रेस पीरियड कितना मिला, अप टू 30 जून 2002। तो देखो मार्च एंड है आपका, तो अप्रैल मई जून, तो आपको सिर्फ 3 महीने का ग्रेस पीरियड मिला है फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। तो आपको 3 महीने का ग्रेस पीरियड मिला है, तो दिस इज लेस देन 12 मंथ, दिस इज लेस देन 12 मंथ। तो हमें क्या क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, करंट। अगर यही मान लो यहाँ पे लिखा होता जून 2003, अगर हमें ग्रेस पीरियड मिलता मोर देन 12 मंथ का, ठीक है, फॉर एटलीस्ट 12 मंथ का मिलता, तो हम यहाँ पे क्या लिखते, क्लासिफिकेशन वुड हैव बीन नॉन करंट, क्लासिफिकेशन वुड हैव बीन नॉन करंट। तो फंडा ये है अपना, ठीक है। तो ब्रीच ऑफ लोन में सबसे पहले हमने देखा क्या ग्रेस पीरियड मांगा, अगर ग्रेस पीरियड का टाइम कब है मानने का, बिफोर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। कितना मांगा हमने, एटलीस्ट 12 मंथ मांगा फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, तो क्लासिफिकेशन होगा नॉन करंट, अदरवाइज क्लासिफिकेशन होगा करंट। फंडा एकदम क्लियर होना चाहिए। अब मान लो कि मुझे पहले से ही पता था कि मैं 24 मार्च को प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन नहीं ला सकता, तो मैं बैंक के पास फरवरी में ही चला गया, मतलब पहले ही चला गया, मतलब ब्रीच होने से पहले ही मैं बैंक के पास चला गया कि भाई साहब मेरी ये डेट बढ़ा दो और इसे जून 30 जून कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, एज ऑन बैलेंस शीट डेट देयर इज नो ब्रीच, देयर इज नो ब्रीच ऑफ एनी लोन कोविनेंट। तो अकॉर्डिंगली फिर क्लासिफिकेशन क्या होगा, नॉन करंट, क्योंकि हमारी फर्स्ट रीपेमेंट कब से स्टार्ट है, दिसंबर 2005 से, और हमें बैलेंस शीट कब के बना रहे हैं, हम बना रहे हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2002, तो दिट वुड बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट। तो देखो यहाँ पे नीचे वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ, ब्रीच हुआ ही नहीं, दिस इज नोन एज इलस्ट्रेशन नंबर 14, ठीक है। अब देखो ब्रीच ऑफ लोन में पहला केस समझ लिया, दूसरा केस समझाता हूँ। दूसरा केस बड़ा सिंपल सी बात है, अगर आपने ब्रीच किया, ठीक है, और आपने बैंक को बोला आप इस ब्रीच की वजह से मेरे से इमीडिएट रीपेमेंट मत लेना, ये आपने कब एग्री किया, बिफोर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, तो ऑब्वियसली बात क्या होगा, नॉन करंट ही क्लासीफाई होगा, क्योंकि आपने बिफोर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड ही बैंक से सेटलमेंट कर लिया कि भाई मेरे से अभी पैसे मत लेना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दूसरा पॉइंट, इसमें क्या होता है, आपने ब्रीच ऑफ लोन किया, लेकिन आप कब जा रहे हो बैंक के पास, आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। आप कब गए बैंक के पास, आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिखना भूल गया हूँ, बट बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इशू, यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए, बट बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इशू। तो आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर अप्रूवल ऑफ एफएस, आप अगर बैंक के पास जाते हो और बैंक एग्री कर जाता है कि भाई मैं इस ब्रीच की वजह से आपसे इमीडिएट रीपेमेंट नहीं लूंगा, तो आपकी जो क्लासिफिकेशन होगी दैट विल स्टिल बी नॉन करंट। हालांकि होनी चाहिए थी करंट, लेकिन हमारा कार्व आउट है फ्रॉम IAS 1, क्या कार्व आउट है कि हम इसे तब भी करेंगे नॉन करंट। एग्जाम्पल आता है आपके सामने, एग्जाम्पल वैसे आपको जाना पड़ेगा इंड AS 8, इंड AS 8 एक मिनट को ICI के मटेरियल में इंड AS 8 की एग्जाम्पल नंबर 8 है शायद, उसमें अपन ने पढ़ा, इंड AS 10 में, सॉरी इंड AS 8 नहीं, एग्जाम्पल नंबर 8 है ऑफ इंड AS 10, जहाँ पे क्या हो रहा था मैं याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्टली क्या था, तो अभी मैं आपके साथ ही पढ़ लेता हूँ इंड AS 10 का फटाफट। इंड AS 10, ठीक है, तो इंड AS 10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 8 है हमारा, जिसमें बहुत ही ब्यूटीफुली इंस्टीट्यूट ने बताया। एग्जाम्पल नंबर, अच्छा नहीं मिल रहा है, ब्रीच, इसमें मैं डालता हूँ ब्रीच, ठीक है, अच्छा ये रहा एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि भाई हमें डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन करना था 2:1 का, लेकिन हम मेंटेन नहीं कर पाए, हम मेंटेन नहीं कर पाए। तो एज ऑन 31 मार्च दी लाइबिलिटी बिकम करंट, लेकिन हम 15 अप्रैल को बैंक के पास चले गए और बैंक ने मान भी गया कि हम इमीडिएट रीपेमेंट नहीं लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, आफ्टर फिनेंशियल स्टेटमेंट, आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर अप्रूवल कब हुआ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का, 30 अप्रैल को। तो अकॉर्डिंगली हम क्या क्लासीफाई करेंगे, दिस वुड बी क्लासीफाइड एज
नॉन करंट, ये क्या है IFRS से वो है, एंड वंस अगेन क्लासिफाइड एज नॉन करंट एज एट डेट। तो देखो वैसे तो ये करंट लाइबिलिटी थी, बन गई थी क्योंकि हमने ब्रीच किया था, लेकिन हमने आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इशू हमने इस ब्रीच को क्या बोलते हैं हमने बैंक के साथ ही सेटलमेंट कर लिया दैट द बैंक विल नॉट डिमांड इमीडिएट रीपेमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ब्रीच। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये अपना क्लियर हो गया। अब इसके लिए टेस्ट और नॉलेज में शायद क्वेश्चन भी है, टेस्ट और नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 2, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा पॉइंट है। क्या पॉइंट है कि उसमें क्या हो रहा है, हमने जो अप्रूवल लिया, ठीक है, बैंक का जो लिया वो क्या होना चाहिए आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। लेकिन जो बैंक का अप्रूवल मिला दैट वाज आफ्टर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जांपल दिखाता हूँ, टेस्ट और नॉलेज के अपन चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 के अंदर, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 में क्या था, हमने ब्रीच कर दिया था, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 था, हमने क्या किया, ब्रीच कर दिया था एज एट 31 मार्च 2002, ठीक है। हम मई में बैंक के पास गए कि भाई आप ना इसकी वजह से पेमेंट मत लेना, नॉट टू डिमांड पेमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ द ब्रीच, ठीक है। अब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव कब किया, जून में अप्रूव कर दिया, लेकिन अब हमारा जो एग्रीमेंट हुआ ना बैंक के साथ वो जुलाई में हुआ। इन द मंथ ऑफ जुलाई बोथ द कंपनी एग्रीड दैट द पेमेंट विल नॉट बी डिमांडेड, मतलब बैंक और कंपनी के बीच में ये एग्रीमेंट हो गया कि भाई साहब हम पेमेंट नहीं लेंगे। लेकिन अब देखो हमारी कंडीशन क्या थी, IFRS का जो कार्व आउट था उसकी कंडीशन क्या थी, आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन ये क्या हुआ, आफ्टर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुआ, ठीक है। तो इसलिए हम इसे करंट लाइबिलिटी ही क्लासीफाई करेंगे एंड कार्व आउट विल नॉट बी अट्रैक्टेड, यहाँ पे कार्व आउट का एप्लीकेशन नहीं हो पाएगा। तो हम इसे क्या करेंगे, हैंस द लाइबिलिटी शुड बी क्लासिफाइड एज करंट ओनली। ये भी आपको पॉइंट समझ आ गया होगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं बैलेंस अपनी इलस्ट्रेशन पे स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 से। बड़ा सिंपल है इलस्ट्रेशन नंबर 5, यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग साइकिल निकालना। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, जिस दिन आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, उस रॉ मटेरियल को परचेज करके जब तक आपने उसे बेचा नहीं और बेच के पैसा रियलाइज नहीं किया, मतलब ट्रेड रिसीवेबल की रियलाइजेशन तक का आपका ऑपरेटिंग साइकिल आता है। तो रॉ मटेरियल की साइकिल 3 महीने प्लस WIP 1 मंथ, 5 मंथ FG, और फिर डेटर से कलेक्शन पीरियड भी ऑपरेटिंग साइकिल में जोड़ता है, और ये आ गया आपका 14 महीने, ठीक है। अब आपने सोचा कि भाई इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल नॉर्मली रियलाइज हो जाएंगे इन 15 मंथ्स, ठीक है। 15 मंथ्स आपकी ऑपरेटिंग साइकिल है, तो इसे हम क्या क्लासीफाई करेंगे, करंट एसेट। क्योंकि करंट एसेट की डेफिनेशन क्या थी, इफ इट इंटेंड्स टू बी रियलाइज और सोल्ड और कंज्यूम्ड इन इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। अब देखो इस केस में क्या, एयरक्राफ्ट बनता 9 महीने में और बेचने के बाद पैसा मिलता है 7 महीने में, तो ऑपरेटिंग साइकिल क्या हुई 16 महीने में। अब हम इन्वेंट्री और डेटर्स को हमेशा करंट मानेंगे क्योंकि हम इसी ऑपरेटिंग साइकिल में पैसा निकाल पा रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 में। बड़ा सिंपल है, 10 लाख के बॉन्ड्स थे जिसमें से 1 लाख अगले साल रिडीम होने वाले हैं और 80,000 अक्रूड इंटरेस्ट है। 80,000 इस 8% ब्याज के हिसाब से 80,000 अक्रूड इंटरेस्ट बनता है। तो अगली रीपेमेंट होनी है 1 अप्रैल 2004 को। हम बैलेंस शीट बनाने 31 अप्रैल 2003 की, ठीक है। तो अगले ही दिन मतलब नेक्स्ट डे ही रीपेमेंट होने वाली, कितने, किस अमाउंट की, एक तो इंटरेस्ट अमाउंट की 80,000 रुपए, 1 लाख की बॉन्ड्स का अमाउंट, 10,000 बॉन्ड्स ऑफ ₹10 ईच। टोटल बॉन्ड्स थे 1 लाख बॉन्ड ऑफ ₹10 ईच, तो 10 लाख के बॉन्ड्स थे जिसमें से 1 लाख की अगले साल ही पेमेंट होने वाली है प्लस अक्रूड इंटरेस्ट। तो 1,80,000 हमारा करंट लाइबिलिटी शो होगा। बड़ा सिंपल है। अब चलते हैं अपन अगले में, ठीक है। 3 + 8 + 5 ये मेरा ऑपरेटिंग साइकिल हुआ 14 महीने और ट्रेड पेबल की सेटलमेंट हो रही है 12.5 में, तो ये करंट लाइबिलिटी हुआ, ठीक है। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन में जहाँ पे 2 डिफरेंट बिजनेस है, एक कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, एक पैसेंजर व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग का है। और अब इसमें बड़ा सिंपल सी बात है, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एसेट और लाइबिलिटी है उसके लिए यही वाला ऑपरेटिंग साइकिल देखना है, और जो पैसेंजर व्हीकल से रिलेटेड ऑपरेटिंग साइकिल है उसके लिए हमें पैसेंजर व्हीकल वाली ऑपरेटिंग साइकिल देखनी है। कंस्ट्रक्शन के लिए 3 से 4 साल की ऑपरेटिंग साइकिल है, पैसेंजर व्हीकल के लिए 15 महीने की साइकिल है। क्वेश्चन ये था कि भाई अगर कोई एसेट और लाइबिलिटी डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट से पर्टेन करता है तो हमें कौन सी साइकिल देखनी चाहिए, हमें उस रेस्पेक्टिव बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल देखनी चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ करंट और नॉन करंट। अब ये बड़ी ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट है। तो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आप जब तक नहीं कटवाओगे जब तक आप धंधा चलाओगे, तो धंधा आपने हमेशा गोइंग कंसर्न मानते हो कि एंटिटी चलती रहेगी। तो भाई हमें कभी भी इच्छा नहीं होगी इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट को अगले 12 महीने में लेने की, तो ऑब्वियसली बात है दिस शुड बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट। EMD क्या होता है, आपने कोई बिड में पार्टिसिपेट करने के लिए EMD का पैसा जमा करा देते हो, वो पैसा आपको तभी
वापसी मिलता है जब आप बिड हार जाते हो। तो इसका क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है ऑन एंटिटी टू एंटिटी बेसिस। एंटिटी क्या एक्सपेक्ट करती है, क्या ये 12 महीने में इन्हें पैसा वापसी मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। अगर लगता है कि 12 महीने में मिल जाएगा तो क्लासीफाई कर दो करंट, अदरवाइज क्लासीफाई कर दो नॉन करंट। सेम इज द केस विद जीएसटी डिपॉजिट। अगर तुम्हें लगता है कि भाई अगले 12 महीने में पैसा मिल जाएगा तो क्लासीफाई इट एज करंट, अदरवाइज नॉन करंट। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 12 में ऑपरेटिंग साइकिल है वो है 2 साल। ठीक है, और हमें कुछ एडवांस में पैसा मिल गया क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सर्विसिंग कर रहे हैं, और सर्विसिंग का जो टाइम होता है वो भी अप्रॉक्स 2 ईयर्स होता है। तो ये जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, हम इसे अगले 2 साल में हम इसे बुक कर देंगे। ठीक है, तो अब हम पहली वाली लाइन पढ़ते, करंट लायबिलिटी मींस इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल विद इन इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, 2 महीने। तो हमें लगता है कि हम इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को 2 साल 2 मंथ्स नहीं 2 ईयर्स। ठीक है, तो हमें लगता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को हम 2 ईयर्स में बुक कर दें, तो दिस शुड बी क्लासिफाइड एज करंट ओनली। दिस शुड बी क्लासिफाइड एज करंट ओनली। अब बड़ी अच्छी इलस्ट्रेशन है जहाँ पे क्या होता है, 1 मिनट रुको। अच्छा हाँ ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको अगले वैसे तो एज ऑन रिपोर्टिंग डेट आपको नेक्स्ट 9 मंथ्स में पेमेंट करनी है, नेक्स्ट 9 मंथ में पेमेंट करनी है। तो ऐसे तो ये करंट लायबिलिटी है, लेकिन आपने क्या किया, आपने बिफोर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड बैंक से आपने ये एग्रीमेंट कर लिया कि भाई ये जो 9 महीने है ना, इसे आप 5 साल बढ़ा दो, इसे आप 5 साल बढ़ा दो। ये सेम बैंक के साथ है। तो फिर क्या हुआ, अब हमारे पास वी हैव एन राइट टू डेफर द सेटलमेंट फॉर एटलीस्ट अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। तो हम क्लॉज डी की एक्सेप्शन में आ गए। वी हैव एन राइट, वी हैव करंट लायबिलिटी का क्लॉज डी क्या बोलता था, करंट लायबिलिटी आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा अगर एंटिटी के पास डज नॉट हैव एन राइट टू डेफर द सेटलमेंट फॉर पीरियड ऑफ एटलीस्ट 12 मंथ। लेकिन यहाँ पे हमारे पास राइट है क्योंकि हमारे पास हमने बैंक से प्रायर टू द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड ये एग्री कर लिया कि हम आपको ये पैसा बाद में ही देंगे, हम आपको बाद में ही देंगे। ठीक है, तो हमने वी हैव एग्रीड प्रायर टू द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, कि हम 5 साल में ही देंगे। तो दिस शुड बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट क्योंकि हमारे पास एक राइट है टू डेफर द सेटलमेंट। लेकिन अब एग्जांपल आप देखो क्या होता कि अगर ये मेरी एग्रीमेंट जो होता ये आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड होता तो ये क्या होगा, नॉन एडजस्टेड इवेंट। दिस इज अ नॉन एडजस्टेड इवेंट और हम इसे एडजस्ट नहीं करते। अब आप सोचोगे यार ब्रीच ऑफ लोन में तो आपने बताया था एडजस्टिंग है, तभी तो ये कार्व आउट है। इंडियस के हिसाब से तो ये वैसे नॉन एडजस्टिंग था। ठीक है, तभी तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट था, लेकिन हमने स्पेसिफिकली एग्जम्पशन डाली क्योंकि हमें पता है भारत के लोग सबसे मतलब डिफॉल्ट करने में सबसे आगे है। ठीक है, डिफॉल्ट करने में सबसे आगे है, तो यहाँ पे सेटलमेंट वगैरह होते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने ये क्लॉज डाला एज ए कार्व आउट। ठीक है, तो अगर ये आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड हो रहा है तो ये बेसिकली मेरा क्या हुआ, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है, यहाँ पे ब्रीच ऑफ लोन का कोई क्वेश्चन नहीं है, ये तो सिंपल है, लोन फैसिलिटी को हम रोल ओवर करा रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो एक फैसिलिटी दूसरे बैंक से, एक आईसीआईसी से, दूसरी एचडीएफसी से है, मतलब आपको 9 महीने बाद आईसीआईसी को पैसा लेना है और एचडीएफसी से वही सेम अमाउंट का लोन ले लेना है, तो भाई आपकी अभी तो लायबिलिटी करंट ही है ना, आपको 9 महीने बाद पैसा तो देना पड़ेगा ना एक बार। दिस शुड बी क्लासिफाइड एज करंट ओनली, है ना। अब आपको लगता है कि आप फ्यूचर में रीफाइनेंस करा लोगे, तो क्या फ्यूचर, हम क्या ज्योतिष थोड़ी ना है, हमें तो एज ऑन डेट देखना है, हमें तो पता है 9 महीने में पेमेंट होनी है, तो दिस शुड बी क्लासिफाइड एज करंट। तो मैं सिंपल से शब्दों में बोलूँ तो हमारी नॉन करंट तभी क्लासीफाई होगी जब मैंने बिफोर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड सेम बैंक के साथ अगर ये एग्रीमेंट किया है, बिफोर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड सेम बैंक के साथ मैंने एग्रीमेंट किया है कि भाई मैं रोल ओवर कर रहा हूँ एंड आई हैव एन राइट टू डेफर द सेटलमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 12 मंथ, तभी ये नॉन करंट क्लासीफाई होगा। अदरवाइज इन ऑल द केसेस, जो ये नीचे वाले 3 केसेस है, सब में क्या क्लासीफाई होगा, करंट लायबिलिटी क्लासीफाई होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 14 डन, इलस्ट्रेशन नंबर 15 डन। इलस्ट्रेशन नंबर 16 बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इलस्ट्रेशन नंबर 16 हमारी बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस इसमें चैलेंज क्या था, चैलेंज वही था कि अदर इक्विटी में से आपको क्या क्या एडजस्ट करना है। अदर इक्विटी में आपको देखो रिटेन अर्निंग्स में आपको प्रॉफिट जोड़ना है और इस प्रॉफिट में से आपको एनसीआई का शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस करना है और डिविडेंड डिक्लेयर माइनस करना है। बस ये दो एडजस्टमेंट याद रखनी है और आपकी बैलेंस शीट रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप अदर इक्विटी का नोट देखो, सबसे चैलेंजिंग टास्क इस क्वेश्चन में यही था कि रिटेन अर्निंग्स में से आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर एड बैक करना है, बाकी एनसीआई का शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस कर देना और डिविडेंड पेड माइनस कर देना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थी। आईएफआरएस का कार्व आउट हमने समझ ही लिया है। अब चलते हैं अपन एक एक इलस्ट्रेशन की ओर। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे को बनाने में 11 महीने लग रहे हैं और पैसा रियलाइज करने में 8 महीने लग रहे हैं। ठीक है, तो हमारी ऑपरेटिंग साइकिल कितनी हुई, हमारी ऑपरेटिंग साइकिल बेसिकली होगी 11 + 8 19 मंथ्स। ठीक है, अब मेरे से क्या पूछा गया है, क्या इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल को मुझे करंट क्लासीफाई करना चाहिए, तो जवाब है हाँ, क्योंकि मेरी ऑपरेटिंग साइकिल कितनी है 19 मंथ और इन्वेंट्री मेरी कितने महीने रहती है, सिर्फ 11 मंथ, तो इट शुड बी क्लासिफाइड एज करंट ओनली। ठीक है, और अगर मेरा
अब ट्रेड रिसीवेबल कितने महीने रहते हैं, 8 महीने रहते हैं, ठीक है। तो इट शुड ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज करंट। तो अब ये अगला सवाल पूछ रहे हैं कि अगर मान लो कि बनाने का टाइम होता 15 महीने और बेचने का टाइम होता 13 महीने, तो 15 + 13 28 महीने आपकी ऑपरेटिंग साइकिल है। तो अब आपका क्या आंसर बदल जाता? जवाब है नहीं बदलता, क्योंकि हमने बोला इट एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज और टू सेल और कंज्यूम्ड विद इन इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। तो अभी भी मुझे लगता है कि मैं इन्वेंट्री को कंज्यूम कर दूंगा या फिर सेल कर दूंगा विद इन 15 मंथ्स, और पैसे कलेक्ट कर लूंगा फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल विद इन 13 मंथ्स। भले ही ये 12 महीने से ज़्यादा है, लेकिन तब भी ये दिस इज विद इन माई ऑपरेटिंग साइकिल एंड दिस शुड बी क्लासिफाइड एज करंट ओनली। बस यहाँ पे टेस्टिंग आपकी इसी चीज़ की हो रही थी। ये इलस्ट्रेशन आपकी सेम टू सेम है, जहाँ पे ब्रीच ऑफ लोन हुआ, आपने ग्रेस पीरियड मांगा। अगर आपने ग्रेस पीरियड मांगा बिफोर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, अगर आपने एटलीस्ट 12 महीने का मांगा तो वो क्लासीफाई होगा नॉन करंट, अदरवाइज क्लासीफाई होगा करंट। ये मैं बात कर रहा हूँ इस वाले डायग्राम की। अगर आपने ब्रीच ऑफ लोन किया, आपने ग्रेस पीरियड मांगा, तो अगर 12 महीने का मांगा तो आपका क्लासिफिकेशन होगा नॉन करंट, अदरवाइज क्या होगा, करंट, ठीक है। ये डन हुआ अपना, ये भी चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये बड़ी ट्रिकी इलस्ट्रेशन है। इसमें हमें ब्रीच ऑफ लोन हुआ, हमने बैंक को बोला बैंक जी नॉट टू डिमांड इमीडिएट रीपेमेंट, ठीक है, आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ एफएस। लेकिन हम यहाँ पे बैंक के साथ एग्रीमेंट कब हुआ, आफ्टर द अप्रूवल ऑफ एफएस, ठीक है। तो ये वाली एक्सेप्शन में कवर नहीं हुआ और इसलिए हम इसे करंट लाइबिलिटी ही क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये बोलता है कि आप बताओ इनमें से कौन कौन से आइटम प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, कौन कौन से आइटम ओसीआई में जाएंगे। तो देखो, रीमेजरमेंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स, ये होता है ग्रेचुटी या फिर मतलब ऐसे प्लान जिसमें एंटिटी ऑब्लिगेशन जैसे 15, अब देखो इसमें क्या, चलो ये इंडेस 19 में डिस्कशन कर देंगे अपन, ठीक है। अभी बस आप ये समझो, अगर डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स का रीमेजरमेंट होता है, रीमेजरमेंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान, या फिर इसमें एक्चुअल गेन और लॉस होता है, तो ये आपका ओसीआई में जाता है, ठीक है। तो ये आपका कहा जाएगा ओसीआई में, ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाता है। करंट सर्विस कॉस्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। रिवैल्यूएशन सरप्लस, पीपी को जब आपने रिवैल्यू किया तो वो आपका ओसीआई में जाता है, तो ये वाला आइटम भी ओसीआई में जाता है। रीमेजरमेंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान भी ओसीआई में जाता है। अभी आपको ये मैं समझा नहीं सकता, ये जब रेस्पेक्टिव इंडेस आएंगे तो तभी हम समझ पाएंगे, ठीक है। अब देखो, अगर आप मॉनेटरी आइटम्स को रीस्टेट करते हो, है ना, तो इसका जो डिफरेंस होता है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है एज पर इंडेस 21। जब इंडेस 21 आएगा तो कवर करेंगे, ठीक है। अगर आप किसी फॉरेन ऑपरेशन को ट्रांसलेट करते हो तो जो इसका ट्रांसलेशन डिफरेंस होता है वो जाता है ओसीआई में, तो ये वाला आइटम जाएगा ओसीआई में। तो ट्रांसलेशन डिफरेंस, रिवैल्यूएशन सरप्लस, डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स का रीमेजरमेंट, ये सारा कहा जाएगा ओसीआई में जाएगा। और कुछ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जिसे हमने डेजिग्नेट किया है एफपीटी ओसीआई, वो भी कहा जाएगा ओसीआई में। तो देखो, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट डेजिग्नेटेड एट एफपीटी ओसीआई, वो भी ओसीआई में। रिवैल्यूएशन सरप्लस, फॉरेन ऑपरेशंस और डिफाइंड बेनिफिट प्लान। इनकम टैक्स एक्सपेंस हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में, शेयर बेस्ड पेमेंट भी हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये कॉन्सेप्ट था, अपन ने समझ लिया, ठीक है। अब आप चलो इलस्ट्रेशन नंबर 5 में। तो क्या हो सकता है, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या ये चीज़ें अकाउंट्स डिपार्टमेंट अप्रोच ड्यू टू एडवाइस ऑन द फॉलोइंग मैटर। तो अब देखो, ऑडिटर ने 2 क्वालिफिकेशन दी है ऑडिट रिपोर्ट में कि आपने 2 इंडेस का कंप्लायंस नहीं किया। तो मैंने बोला ना, तो आप तब भी एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व स्टेटमेंट दे सकते हो अगर आपको लगता है कि आपने कंप्लायंस किया है। यस, एन एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद इंडेस शैल मेक एन एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व स्टेटमेंट ऑफ सच कंप्लायंस इन द नोट। एन एंटिटी शैल नॉट डिस्क्राइब as compliant with Ind AS unless they comply with all the requirement of Ind AS, ठीक है। तो अगर आपने कंप्लाई किया है तो आप ये स्टेटमेंट दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अब आप बात आती है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपको हर के आगे लिखना पड़ेगा कि स्टैंड अलोन बैलेंस शीट है, स्टैंड अलोन प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। आप क्या है, ये XYZ लिमिटेड है, इसके कोई भी सब्सिडरी नहीं है। इट डज नॉट हैव एनी सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट कंपनी। अभी हमने कंसोलिडेशन में सबसे पहला डिस्कशन यही पढ़ा था। कंसोलिडेशन में एक होता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक होता है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक होता है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन एंटिटी के इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं जिनकी सब्सिडरी जेवी या एसोसिएट होती है, ठीक है। लेकिन जिन एंटिटी की सब्सिडरी जेवी एसोसिएट नहीं होते, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। तो क्या ये मैंडेटरी है टू ऐड द वर्ड स्टैंड अलोन बिफोर ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? क्या ये जरूरी है कि आप ऐड करो? तो इसके लिए इन्होंने रेफरेंस दिया है पैरा 51B ऑफ द इंड AS, जो ये बोलता है इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डिस्क्लोज बिफोर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब आपको बैलेंस शीट के आगे, मतलब देखो ये पूछना चाह रहा है कि आपको बैलेंस शीट के आगे भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के भी आगे लिखना पड़ेगा, है ना। एन एंटिटी शैल क्लियरली आइडेंटिफाई ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द नोट्स। एक मिनट रुको, इसमें अच्छा हाँ,
अब देखो 51 का क्लॉज नंबर बी ये बोलता है वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑफ एन इंडिविजुअल एंटिटी और अ ग्रुप ऑफ एंटिटी, ये आपको क्लियरली बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको 51 बी का रेफरेंस देना है और आपको बोलना है कि 51 बी डज नॉट रिक्वायर दैट वी शुड मेंशन स्टैंड अलोन, बट रादर वो ये बोलता है कि हमें ये बताना है कि दिस इज माय इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब अपन चलते हैं, क्या आपको अगर आपने रुपीज़ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो तो क्या आपको ये मैंडेटरी है कि आप रुपीज़ लिखो, तो जवाब है हाँ, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि रुपीज़ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है। कंपनी का टर्नओवर 180 करोड़, तो अभी हमने राउंडिंग ऑफ के रूल्स पढ़ेंगे जहाँ पे हमने पढ़ा था टर्नओवर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100 करोड़, तो हम राउंड ऑफ कर सकते हैं टू लैक्स, मिलियंस, करोड़, ठीक है। लेकिन अब कंपनी क्या चाहती है कि मैं एब्सोल्यूट फिगर्स में दूं, तो क्या ये अलाउड है, तो जवाब है हाँ, वो कंपनी चाहे तो एब्सोल्यूट फिगर्स में भी दे सकती है ना। अब अपन चलते हैं, तो जवाब है हाँ, तो इसका जवाब है हाँ, यस इट इज़, अभी इट इज़ मैंडेटरी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ, इसमें यही है कि आप अगर आप चाहो तो आप एब्सोल्यूट अमाउंट्स में भी दे सकते हो, ठीक है। अब अपन चलते हैं, अच्छा इसमें क्या है कि इस बार आपकी टोटल 10 रिलेटेड पार्टी थी, जिसमें से 4 के साथ आपके इस साल ट्रांजेक्शन नहीं हुए थे लेकिन पिछले साल हुए थे, तो क्या आप उन 4 पार्टीज को इस साल से हटा सकते हो, तो जवाब है नहीं। आपको कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन अगर पिछले साल हुई थी तो आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो नो एज पर पैरा 38 ऑफ इंडियाज 1 एक्सेप्ट व्हेन इंडियाज परमिट एन एंटिटी शैल प्रेजेंट कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब आपको करना ही करना पड़ेगा। अगर पिछले साल वो 4 एंटिटीज के साथ ट्रांजेक्शन थी तो आपको उन एंटिटीज के साथ भले इस साल 0 हो तो आपको 0 लिख के लेकिन प्रेजेंट करना पड़ेगा, तो ये फंडा है। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि क्या हम लिख सकते हैं कि हमने कंप्लायंस किया है, हाँ कर सकते हैं। स्टैंड अलोन लिखना जरूरी है, नहीं जरूरी। पैरा 51 भी बोलता है बस आपको ये बताना है कि इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। क्या प्रेजेंटेशन करेंसी लिखना जरूरी है, हाँ जरूरी है, ठीक है। क्या राउंडिंग ऑफ एज पर रूल्स ही करना जरूरी है, नहीं, आपकी इच्छा है, अगर आप एब्सोल्यूट देना चाहो तो दे सकते हो, ठीक है। रिलेटेड पार्टीज का कंपैरिजन कैसे देना, रिलेटेड पार्टीज अगर पिछले साल थी तो इस साल भले ही उनके साथ ट्रांजैक्शन 0 तब भी देना पड़ेगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं, हाँ अब देखो एंटिटी क्या कर रही है, एंटिटी इंटरनल पर्पस के लिए 3 प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है, लेकिन वो जब अपनी जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है उनमें सिर्फ 2 ही प्रॉफिट एंड लॉस देती है। तो वो इस साल से चाह रही है कि वो 3rd P&L भी दे दे, तो क्या कैन मैनेजमेंट प्रेजेंट दी 3rd स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो जवाब है हाँ, क्योंकि ये पैरा 38C बोलता है कि एन एंटिटी में प्रेजेंट कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन इन एडिशन टू द मिनिमम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो चाहे तो और भी स्टेटमेंट दे सकता है। तो अब सवाल आया कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस दे रहा है तो क्या बैलेंस शीट, कैश फ्लो सब कुछ देना पड़ेगा, तो जवाब है नहीं, आप चाहो तो सिर्फ 8 P&L भी दे सकते हो। इफ द मैनेजमेंट प्रेजेंट 3rd स्टेटमेंट इट इज नेसेसरी दैट दिस स्टेटमेंट शुड बी इन कंप्लायंस ऑफ इंडियाज, हाँ तो इसका जवाब है हाँ, आपकी भाई अगर आप कोई चीज़ प्रेजेंट कर रहे हो इंडियाज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो भले ही वो चाहे 3rd बैलेंस शीट हो या 3rd P&L हो, वो सारा कंप्लायंस विद ऑफ होना चाहिए विद इंडियाज, ठीक है, ये जरूरी है, ठीक है। तो अब देखो अगर आप P&L प्रेजेंट कर रहे हो तो ये क्या जरूरी है कि आपको बैलेंस शीट, कैश फ्लो या फिर ये सब भी प्रेजेंट करना पड़ेगा, तो जवाब है नहीं, है ना। तो अगर आप देखो एन एंटिटी, देखो अब यहाँ पे क्या था, कैन मैनेजमेंट प्रेजेंट 3rd स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ओनली एज एडिशनल कंपैरेटिव, तो अब वैसे जवाब हो गया हाँ। मतलब क्वेश्चन क्या है कि अगर आप सिर्फ P&L देना चाहते हो, 3rd P&L देना चाहते हो, क्या आप दे सकते हो, तो जवाब है हाँ। क्या आपको बैलेंस शीट देना जरूरी है, तो जवाब है नहीं, ठीक है। तो देखो ये कैसे लिखा है, यस एज पर पैरा 38C एन एंटिटी में प्रेजेंट कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन इन एडिशन टू द मिनिमम कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, वो चाहे तो उससे ज़्यादा भी दे सकता है। गिव्स दिस कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन में कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर स्टेटमेंट रेफर टू इन पैरा 10। पैरा 10 क्या है, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो या तो वो 1 हो सकती है या फिर मोर देन 1 भी हो सकती है, तो मतलब बैलेंस शीट भी दे सकते हो, P&L भी दे सकते हो, जो इच्छा है वो दे सकते हो, बट कंडीशन क्या है, दैट शुड बी इन कंप्लायंस विद इंडियाज, ठीक है, ये भी हो गया। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 7 में बड़ा सिंपल है। 2001-2 में 80 करोड़ रेवेन्यू है। अब आपको पता चला पिछले साल आपने 10 करोड़ ज़्यादा रेवेन्यू बुक कर लिया था, ठीक है। तो क्या आपको 3rd बैलेंस शीट प्रोवाइड करनी है, तो जवाब है नहीं, क्योंकि आपको तो पिछले साल के कंपैरेटिव में चेंज करना है, आपको एट द बिगनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड तो कोई चेंज नहीं करना ना, तो आपको 3rd बैलेंस शीट देने की जरूरत नहीं है। तो अब वो कंपनी क्या बोल रही है कि भाई मैं 2002-3 में करेक्शन कर दूँ, मतलब इसी साल में मैं करेक्शन कर दूँ, तो जवाब है नहीं, आपको प्रायर पीरियड एरर है तो प्रायर पीरियड में जाके ही करेक्ट करना पड़ेगा। ये ऐसा कहा लिखा है, इंडियाज 8 में लिखा है कि प्रायर पीरियड एरर, तो हमें प्रायर पीरियड में जाके ही करेक्शन करनी है। तो ये जो कंपनी बोल रही है कि मैं करंट ईयर में चेंज कर दूं, ये जायज़ बात नहीं है। अब अपन चलते हैं, अच्छा जी हाँ, अब ये है जी इनकी ऑपरेटिंग साइकिल है 18 महीने, ठीक है। अब कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल है 15 महीने ड्यू वाले, तो इन्हें हमें क्या क्लासीफाई करना चाहिए, करंट एसेट, ठीक है। लेकिन अब बड़ी इंपॉर्टेंट बहुत अच्छी बात लिखी उन्होंने, हमें करंट एसेट तो डिस्क्लोज करना चाहिए, हमें मतलब लेकिन हमें इसके लिए एक सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड होता है। पैरा 61 बोलता है विच एवर मेथड ऑफ
representation is adopted, an entity shall disclose the amount expected to be recovered, ठीक है, कितने टाइम में रिकवर्ड होना चाहिए, नो मोर देन 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड और मोर देन 12 मंथ। तो भले ही ट्रेड रिसीवेबल मेरे करंट है, करंट एसेट्स है, ट्रेड रिसीवेबल क्योंकि मेरी ऑपरेटिंग साइकिल में रियलाइज होंगे, तब भी आप बैलेंस शीट में देखोगे नॉट मोर देन 12 मंथ और मोर देन 12 मंथ, ठीक है। तो इसलिए ट्रेड रिसीवेबल में आपको ये बाइफर्केशन करना बहुत जरूरी है। ऐसा ही सेम केस होता है ट्रेड पेबल में भी, ठीक है। तो ट्रेड पेबल की भी आपकी पेमेंट हो रही है ऑपरेटिंग साइकिल में, ठीक है। तो इसे आपको क्या क्लासीफाई करना चाहिए, करंट। लेकिन अगर आपको इसका लेकिन सेपरेटली बाइफर्केट करना चाहिए कि भाई कितने आप अगले 12 महीने में पेमेंट करोगे और कितनी आप मोर देन 12 मंथ में करोगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप पेमेंट मतलब अगर आप विद इन ऑपरेटिंग साइकिल कर रहे हो तो आपका ये करंट है, करंट एसेट है, करंट लाइबिलिटी भी। लेकिन तब भी यूजर्स को पता चले कि एक्चुअल में 12 महीने में कितनी पेमेंट होनी चाहिए, वो सेपरेटली दिखना चाहिए, इसलिए डिस्क्लोजर पर्पस है, ठीक है। अब आप समझो, अब क्या है, आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दी 5 करोड़ की, ठीक है। अभी आपको मिलेगी कब, आपको 18 महीने, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट बनने का टाइम कितना, 18 महीने। अब ये कब मिलेगी, 6 महीने बाद आफ्टर द डेट ऑफ कंप्लीशन। तो 18 महीने बनाने के प्लस 6 महीने किसके, 6 महीने आपके क्या बोलते हैं, 6 महीने क्या बोलते हैं आफ्टर कंप्लीशन, मतलब 24 महीने। और आपकी ऑपरेटिंग साइकिल कितनी है, सिर्फ 18 महीने, ठीक है। तो अब आपको क्या होना है, आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल ये पैसा मिलना है, ठीक है। तो दिस शुड बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट। तो इसका जवाब हो जाएगा नो, दिस शुड बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट, क्योंकि आपको 18 प्लस 6 महीने बाद 24 महीने बाद पैसा मिलना है। अब इसी तरीके से आपने क्या किया है, दूसरे बंदों से सिक्योरिटी डिपॉजिट लिए है, तो ये आपकी लाइबिलिटी है। अब आपको इसकी रीपेमेंट कब करनी है, ऑन द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 18 महीने बाद। 18 महीने की आपकी ऑपरेटिंग साइकिल है, तो आपको ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर इसकी पेमेंट करनी है। तो इसे आपको क्या क्लासीफाई करना चाहिए, एज अ करंट। तो क्या इसे नॉन करंट क्लासीफाई करना चाहिए, तो जवाब है नहीं, क्योंकि आपको 18 महीने के अंदर ही पेमेंट करनी है। तो इसका जवाब आना चाहिए इट शुड बी क्लासिफाइड एज करंट, ठीक है। बिकॉज द अमाउंट में बी रिक्वायर्ड टू बी पेड बिफोर द कंप्लीशन। तो इसे हमें क्या क्लासीफाई करना चाहिए, इट शुड नॉट बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट, रादर शुड बी क्लासिफाइड एज करंट। तो ये हमने इंड AS 1 का बहुत धमाकेदार रिवीजन कर दिया, बहुत थोड़ा ऊपर से भी चला गया होगा, लेकिन कोई नहीं, आप बताना कि आपको इस तरीके के रिवीजन आगे और चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि मैं सोच रहा था कि सारे इलस्ट्रेशन, सारे क्वेश्चंस को एक बार समराइज कर दिया जाएगा इसी तरीके से, जैसे अभी हमने सारे टेस्ट और नॉलेज, इलस्ट्रेशंस, इन सारों को कंपाइल विद किया है विद कॉन्सेप्ट्स। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ के आना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्टली तो शायद नहीं हो पाएगा ऐसी चीज़ पॉसिबल, लेकिन हाँ, वी विल ट्राई टू समराइज इट इन सच अ वे, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट गाइज, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। अगर आपको बढ़िया लगा तो बताना ज़रूर कि भाई समझ आया नहीं आया, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट।